हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी बेसिक सी बातें की हैं जो पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किए हैं उसके बाद अगला टॉपिक यह आता है कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं H2, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन का जो अणु होता है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से प्रत्येक एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से डबल बॉन्ड बनता है और तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये सब हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि जो मीथेन अणु है CH4, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। हमने सरल कार्बन यौगिक बोल दो या फिर कार्बनिक यौगिक बोल दो, बात एक ही है। मीथेन की संरचना भी देखी। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक से बने हुए हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, जो लिपिड है, उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, मेनली तो यही सारे हैं। ये सब के सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है या फिर कार्बन यौगिक है, यानी कि कार्बन से बने हुए यौगिक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिस भी यौगिक में कार्बन हो वो कार्बनिक यौगिक हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकांश जिसमें कार्बन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक ही होते हैं, अधिकांश, कुछ को छोड़ करके। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिक की गणना की गई है जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है, यानी कि लाखों में आंकी गई है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका भाई फॉर्मूला भी है, उन सारे को देखा गया तो लाखों की संख्या में है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उनसे कहीं अधिक है। 118 तत्व अब तक ज्ञात हैं आवर्त सारणी के हिसाब से। 117 तत्व एक साइड कर दो, इनके यौगिक एक साइड, और एक हमारा तत्व हो गया यहां पर कार्बन। ठीक है, इनके यौगिक एक साइड। 118 तत्व के जो अपने यौगिक हैं और केवल कार्बन के जो अपने यौगिक हैं कई गुना ज्यादा है। भाई कार्बन के यौगिक, अकेला कार्बन के यौगिक जो है कई गुना ज्यादा है इन सारे तत्वों के जो अपने यौगिक होंगे उन सारे को मिला दो तो सोचो कार्बन के पास भाई कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण कार्बन इतने सारे यौगिक को बना पाता है। कुछ तो विशेषता है जो बाकियों में नहीं है, बाकी के इन सारे तत्वों में वो विशेषता नहीं है जो कार्बन के पास है, तभी तो ये पॉसिबल है। कार्बन आपने देखा था कि नेचर में जो है अत्यंत अल्प मात्रा में है, फिर भी इतने सारे यौगिक, कुछ तो खास बात है कार्बन में। ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। अब देखो, सहसंयोजी बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जो प्रकृति है कार्बन के अंदर, उसके कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो तो अन्य तत्वों में भी होता है ना। अन्य तत्व भी होते हैं जो अपने यौगिक बनाते हैं, उसमें कोवैलेंट कंपाउंड देखा जाता है। लेकिन कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड में भाई ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण कार्बन इतने सारे यौगिक को बना पाता है। तो इनमें देखा गया कि 2 मुख्य कारक है, 2 कारक देखे गए हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कारक श्रृंखलन, कैटिनेशन, ये पहला कारक है।
कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यूनिक कैपेसिटी होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई श्रृंखलन क्या है, कैटिनेशन क्या है। तो आप बोलेंगे कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आप कार्बन के यौगिक देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे आपको अणु मिलेंगे यौगिक के, जिसमें कार्बन के हजारों की संख्या में परमाणु हो सकते हैं। एक आप यहां पर देखो, एक ये अणु है, इसमें देखो कार्बन के कितने सारे एटम्स हैं। आप बोलेंगे सर कार्बन तो दिख ही नहीं रहा है। कार्बन है, ये सारे पॉइंट्स जो आप यहां पर देख रहे हो ये सारे कार्बन है। जैसे मान लो एक कार्बनिक यौगिक मैं ऐसे बनाता हूं, देखो यहां पर मैंने केवल कार्बन बनाया है, तो समझ जाना कि कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। यहां पर देखो तो ये कार्बन जो है अकेला है, इस बात को आप यहीं पर समझ लो अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि ये एक कंपाउंड है, आप बोलेंगे सर केवल कार्बन दिख रहा है यहां पर, तो जहां पर केवल कार्बन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, समझ जाओ कि वहां पर हाइड्रोजन है। जैसे हमें मालूम है कि कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। 4 इसकी वैलेंसी होती है, 4 ये बॉन्ड बनाएगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये। अब यहां पर ये वाला जो कार्बन है केवल एक ही सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। ये आपको अपने दिमाग में छाप लेना है, ठीक। यहां पर देखो तो ये कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब बाकी के 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे बना रहा होगा। ये भी कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं। ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं। यहां पर ये जो कार्बन है केवल 1 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी के 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ है। ऐसा आपको मान करके चलना है ना, ऐसा आपको मान करके चलना है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसा नहीं है कि कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में है, कार्बन और इस कार्बन के बीच में है ना, कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। यहां भी ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ठीक। अब देखो इसी को ना लाइन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। भाई हम नहीं चाहते हैं कि बार बार ये सी 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 इस टाइप से लिखें, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे जिग जैग लाइन से हम लोग दिखा देंगे। अब देखो यहां पर कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। समझ में आया आपको? ये बेसिक सी बातें हैं जो आप में से बहुतों को पता नहीं है, तो ये सब आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये कार्बन है, 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 1 2 3 4 5। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया आपको? जल्दी में लिखना है तो भाई ऐसे लिख दो। अब देखो यहां पर कार्बन है, मतलब यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा। यहां पर कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहां पर बना रहा है, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, तो 2 सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है, बाकी के 2 हाइड्रोजन के साथ है। यहां पर भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां पर भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां पर 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये कार्बन इस वाले के साथ केवल एक ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो चाहे आप ऐसे लिख दें, है ना, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, ये डिटेल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो। तो अब आप इसको देखो, ये सब क्या है, कार्बन है। जो भी आप पॉइंटेड देख रहे हो सारे जगह पर कार्बन है, सारे जगह पर कार्बन है। तो आप देखो ये एक अणु है, इसमें कितने सारे आपको कार्बन दिखाए गए हैं, बहुत सारे कार्बन है। एक यौगिक में इतने सारे कार्बन है, किसी और तत्व का यौगिक आपको नहीं मिलेगा जिसमें इतने सारे उस तत्व के परमाणु हो, केवल कार्बन के ही अंदर ये खासियत है। तो यही चीज आपसे यहां पर कहा जा रहा है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में, है ना, कार्बन के जो इतने सारे यौगिक बनते हैं, इन यौगिकों में
कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये सिंपली लंबी श्रृंखला है, ठीक है, आप समझ गए ना। यहां पर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, मतलब 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। तो मैं ऐसे बनाऊं तो आप समझ जाना, मैंने आपको इसीलिए पहले यहां पर समझा दिया है। ये केवल लंबी श्रृंखला है भाई कार्बन के। अब देखो मैंने यहां पर कुछ ही कार्बन के एटम्स बनाए, ऐसे ऐसे यौगिक हैं जिनमें आपको 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में भी कार्बन के परमाणु मिल सकते हैं एक अणु में। कार्बन के ऐसे भी यौगिक हैं जिनमें आपको ब्रांच मिलेंगे भाई, शाखाएं मिलेंगी इस प्रकार से, ऐसे भी यौगिक हैं। अब देखो यहां पर ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ब्रांच्ड भी यौगिक होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो रिंग के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है भाई, यहां पर कार्बन है, 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 यहां पर कार्बन है। ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि यहां पर 2 हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से सारे जगह जो है 2 हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि सामने वाले को समझ में आ जाता है। आपने बेंजीन देखा होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए जैसे मान लो कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये जो कार्बन है 2 डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पर हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, सब मिलाकर के टोटल 4 बॉन्ड हो गया ना। इस डबल बॉन्ड में भी 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, तो टोटल 4 बॉन्ड। ये जो कार्बन है यहां पर देखो तो इसने टोटल 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। वैसे तो बॉन्ड 2 प्रकार के हैं, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, लेकिन हम एक एक करके काउंट करें तो इसमें देखो ये, इसमें 2 बॉन्ड और इसमें 1 बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड अब यहां पर बनेगा। तो कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड ये बना सकता है ना। चाहे ये इस प्रकार से एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, या फिर 4 सिंगल बॉन्ड, या फिर 2 डबल बॉन्ड, इस प्रकार से, ठीक है। और ये कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, मतलब कि 3 हाइड्रोजन के साथ यहां पर बॉन्ड होगा। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। तो कार्बन के यौगिक में केवल लीनियर चैन जो है आपको देखने को मिल सकता है, ब्रांच आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसे रिंग आपको देखने को मिल सकता है, पूरा कंप्लीट रिंग आपको देखने को मिल सकता है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है। जैसे ही साइक्लो आया नाम में समझ जाना कि रिंग है ना, रिंग है, साइक्लो नाम में आया तो। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इस प्रकार से। इसी में मैं कहीं पर डबल बॉन्ड बना दूं, इसी में कहीं पर मैं हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, ऐसे भी यौगिक देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपने यहां पर देखा, यहां देखो डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है ना, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कहा जा रहा है वैसे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस वाले यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह केवल सिंगल बॉन्ड ही है, जैसे कि इस वाले यौगिक में भी देख लो, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक। लेकिन मान लो ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एक भी जगह अगर आपको देखने को मिल रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो आप उसे बोलेंगे असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो बेंजीन में डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड हो गया, यहां मैंने बनाया ये अनसैचुरेटेड हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक। इधर आपने देखा था अनसैचुरेटेड है।
कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता है, कार्बन में ही मिलेगा। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अति अभिक्रियाशील का मतलब अस्थायी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अभी तक आपने अचीव नहीं करा हुआ है, तो आप क्या है कि ज्यादा रिएक्टिव हैं, आप उतावले हैं, आप चाहते हैं कि कैसे भी करके हम उन सारी चीजों को अचीव कर ले ताकि हम शांत हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जो ये सिलिकॉन के यौगिक बनते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, वो अनस्टेबल है, अस्थायी नहीं है, रिएक्टिव है ना। रिएक्टिव है मतलब स्टेबल नहीं है, ये किसी न किसी के साथ रिएक्ट करेगा। एक तो 7 से 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला ही हो सकती है, जबकि कार्बन के यौगिक में भाई 100 कार्बन भी हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, ऐसे ऐसे यौगिक है। यहां तो केवल 7 या 8 की बात की जा रही है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं रेलवे के अंदर। यहां तो केवल 7 से 8 परमाणुओं की बात की गई है, ऊपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन कार्बन आबंध की बात करें तो ये ज्यादा प्रबल होते हैं, ज्यादा प्रबल होते हैं और अस्थायी होते हैं, रिएक्टिव उतने नहीं होते हैं। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। आई होप अब यहां तक समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तो कारक ये आपने देख लिया, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट है मतलब कि वैलेंसी जो है ये कितनी है भाई, 4 है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ, या फिर दूसरे तत्व के परमाणु के साथ भी बना सकता है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन जो है अन्य 4 परमाणुओं के साथ, कार्बन के ही परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है, या फिर ऐसे तत्वों के परमाणुओं के साथ ये आबंध बना सकता है जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनकी वैलेंसी 1 है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये चाहेगा कार्बन तो अपने ही जैसे 4 तत्वों के साथ, अपने ही जैसे कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जो है ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि कुछ कार्बन के साथ बना लिया और कुछ मान लो कोई दूसरा तत्व आ जाएगा। यहां पर मान लो कोई मैं ई लिख देता हूं, ठीक है, ई। ये जो ई है इसके स्थान पर जो है हो सकता है कि नाइट्रोजन आ जाए, हो सकता है कि फ्लोरीन आ जाए, राइट, हो सकता है कि ऑक्सीजन आ जाए, हो सकता है कि क्लोरीन आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये जो कंपाउंड है यहां पर क्या है, सी 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 सी, यहां पर हम चाहे तो ऐसे NH2 जोड़ सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं। हम चाहे तो इस कार्बन को हटा करके कोई दूसरा परमाणु जोड़ सकते हैं, दूसरे तत्व के परमाणु को जोड़ सकते हैं। जैसे CCl4, ये एक कार्बन है जिससे 4 क्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि ये 4 जो है 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों के साथ परमाणु बना सकता है, 4 अन्य कार्बन के परमाणु के साथ तत्व बना सकता है, और अन्य तत्व के परमाणु के साथ भी, यानी कि कार्बन को छोड़ करके जो अन्य तत्व है उनके परमाणुओं के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। अच्छा, इन सारे के साथ यौगिक अगर बनते हैं तो भाई क्या होगा, फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन तत्व के परमाणु है या फिर क्लोरीन तत्व के परमाणु है, तो उस कार्बनिक यौगिक के गुणधर्म जो होंगे ना, कार्बन पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन ऑक्सीजन और क्लोरीन जो तत्व आया उसके कारण भी उनके पास कुछ विशेष गुण आ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन पे जो गुणधर्म डिपेंड करेगा, क्लोरीन पे, फ्लोरीन पे, उसके गुणधर्म भी उस कार्बनिक यौगिक में देखने को मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में अस्थायी होते हैं। यानी जैसे मान लो कि इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है प्रबल है, तो ये यौगिक क्या है, अस्थायी है। कार्बन द्वारा
प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। जैसे कि मेथनॉल है, CH3OH, ये मेथनॉल है। यहां पर देखो तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है। तो जो एल्कोहल है ये जो मेथनॉल है, इसका प्रॉपर्टी जो है इस OH पर भी डिपेंड करेगा कार्बन के अलावा। तो मुख्य रूप से कार्बन के जो इतने सारे यौगिक बने हैं, मुख्य रूप से इनके लिए दो कारक जिम्मेवार है। पहला आप बोलेंगे कैटिनेशन, श्रृंखलन। दूसरा आप बोलेंगे कार्बन जो है टेट्रा वैलेंट है। मुख्य रूप से ये दो कारक है। एक तीसरा कारक भी आप लिख सकते हो, स्मॉल साइज कार्बन का। यहां पर बोला गया है कि कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को, यानी जो बॉन्ड में सहभागी युग्म यानी साझेदारी में जो दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी बात की जा रही है। ये युग्म है ना, एक युग्म पेयर, सहभागी यानी कि साझेदारी में जो दो इलेक्ट्रॉन, साझेदारी में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों में बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। जैसे कार्बन के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये कार्बन का नाभिक है जिसमें कि प्रोटॉन होता है, इसमें दो ही कोश होते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो बाह्यतम कोश होता है, जो संयोजकता कोश होता है, केवल उसके इलेक्ट्रॉन ही साझे में जाते हैं। क्योंकि इसका साइज छोटा है कार्बन का, तो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है और जो ये नाभिक है, इनके बीच की दूरी कम है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि जो साझे में इलेक्ट्रॉन आए हैं दो, ठीक है ना, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं साझे में, उन पे पकड़ जो है ज्यादा होती है नाभिक की, है ना। नाभिक जो है उसको मजबूती से पकड़े रहता है। लेकिन मान लो कि नाभिक और संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की दूरी ज्यादा है, तो ऐसे में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कमजोर हो जाएगा और जो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होगा। यह भी एक कारण है। लेकिन मुख्य रूप से आप ये दो कारण बोलेंगे, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। कार्बनिक यौगिक के बारे में कुछ और बातें यहां पर दी गई है। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुसंयोजकता यानी कि वैलेंसी 4 है और श्रृंखलन, बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। इन दोनों के कारण अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु यानी कार्बन के छोड़ करके जो अन्य तत्व के परमाणु होते हैं वो, या फिर परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया गया था। यानी कि पहले जो है कार्बनिक यौगिक को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता था और यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक, है ना, कार्बन कंपाउंड बोल दो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो, बात एक ही है, केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक के बारे में कहा जा रहा है, मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बनिक यौगिक अथवा कार्बन यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित होते हैं। यानी पहले यह समझा जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो केवल सजीवों के ही अंदर बनते हैं, लिविंग बॉडी के ही अंदर बनते हैं। लेकिन बाद में ये चीज जो है गलत साबित हो जाता है। ठीक, ये माना जाता था पहले कि कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक थी, यानी कि एक लिविंग हमें जो है बॉडी चाहिए कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए, पहले माना जाता था ये चीज। 1828 में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया और ये यूरिया जो है अपने आप में क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में बनाएं, डिटेल में क्या, कार्बन के बॉन्ड को बस दिखाना है यहां पर। यहां पर देखो तो ये कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में
एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? टोटल 2 प्रकार के बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। लेकिन टोटल बॉन्ड कितने बन गए यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4, और इस प्रकार अपने वैलेंसी को इसने कंप्लीट किया है कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ। ये यूरिया है, ये वही यूरिया है जो आपके यूरिन में पाया जाता है ना, आपके यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। ये वही यूरिया है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि भाई देखो आप एक लिविंग है, आपके यूरिन में यूरिया पाया जाता है, तो पहले यही समझा जाता था कि भाई ऐसे ही लिविंग बॉडी के अंदर जो है कार्बनिक यौगिक बनता है। लेकिन 1828 में जो है फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। असत्य प्रमाणित किया, किसे असत्य प्रमाणित किया? यही कि जो कार्बनिक यौगिक है केवल लिविंग बॉडी के अंदर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लैब के अंदर इन्होंने बनाकर दिखाया। लेकिन कार्बाइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ये सारे जो सॉल्ट होते हैं, इसके अलावा सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। यानी बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बाइड, इन सारे में भी कार्बन होते हैं, लेकिन इनके अलावा जो आपके कार्बन वाले यौगिक होते हैं उन सारे का स्टडी जो है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। तो अधिकांश जो कार्बन यौगिक होते हैं उनको पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कुछ कुछ छोड़ करके, जैसे कार्बाइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ये सारे भी आपके कार्बन वाले ही यौगिक हैं। इसे मैंने आपसे कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें कार्बन है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, कार्बनिक यौगिक ही कहलाएंगे, अधिकांश कहलाएंगे, कुछ को छोड़ करके कुछ में यही सारे आते हैं। अब हम लोग संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया हुआ है कि भाई कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। और मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड या फिर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, चाहे एक ही संख्या में क्यों ना हो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम उसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक इथेन है। कहा जा रहा है मीथेन के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। मीथेन की संरचना हम लोगों ने क्या देखा था? इस प्रकार से ये मीथेन की संरचना है। मीथेन के बाद एक और कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला यौगिक है इथेन, है ना। एथेन बोल दो, इसे हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इथेन भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है C2H6, मीथेन का होता है CH4, इसका होता है C2H6। याद रखना है आपको मीथेन का, इथेन का फॉर्मूला, ये सब। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं के एक आबंध द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। कहा जा रहा है कि आपको सिंपल कार्बन यौगिक की अगर संरचना आपको बतानी है तो देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप कार्बन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ दोगे, फिर बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। जैसे आपसे बोल रखा है कि देखो इथेन का फॉर्मूला ये है, हमें इसका स्ट्रक्चर चाहिए, संरचना चाहिए। जैसे मीथेन का फॉर्मूला ये है, संरचना ये है। अब इसको देख करके आपको थोड़ी पता चल रहा है कि भाई कौन सा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसको देख करके तो पता चल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि देखो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया C2H6, इसका आप स्ट्रक्चर बना करके दिखा दो। तो कहा जा रहा है सबसे पहले आप क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को दिखाएंगे। तो ऐसे आपने कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिया और सिंगल बॉन्ड को दिखा दिया। अब कहा जा रहा है आपसे कि शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 ये बॉन्ड बना सकता है। अभी इसने 1 बॉन्ड बनाया है। अब कहा जा रहा है कि बाकी के जो बॉन्ड्स हैं आप क्या करो, बनाओ हाइड्रोजन के साथ, अन्य के साथ नहीं बनाना है, हाइड्रोजन का ही उपयोग करना है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन का ही उपयोग करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच। तो बाकी के जो 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने देखा था 1 2 3 4। भाई एक तो साझेदारी कर लिया इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, अभी भी जो है 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं साझा करने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ साझेदारी किया जाएगा। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। तो बहुत ही आसान है। पहले आपको क्या करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे करके दिखा देना है, और बचे हुए बॉन्ड के लिए आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। हो गया एथेन, है ना, एथेन बोल दो या फिर इथेन बोल दो। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है। अभी तक ऐसा करने केवल हम ये दिखाएं तो अभी भी क्या है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है। हमें 4 संयोजकता संतुष्ट करनी है। एक तो हो चुकी है भाई, एक बॉन्ड बना करके, अभी 3 जो है बाकी है। अतः प्रत्येक का आबंधन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है, जिससे निम्न प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसी संरचना जो है प्राप्त होती है। यह है एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस प्रकार की संरचना जो है आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको इस प्रकार से संरचना जो है लिखने आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र जो है C3H8 है। अब इसका जो है खुद से आपको बनाकर दिखाना है। तो पहला स्टेप क्या था भाई? पहला स्टेप ये था कि आप क्या करो, केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लिखो आप। तो यहां मैंने बना दिया कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, टोटल ये 4 बनाएगा। तो यहां पर 4, बाकी के 3 जो है हाइड्रोजन के साथ। ये वाला जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये वाला जो कार्बन है इसने 1 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, ठीक। आप देखेंगे कि सभी, अच्छा प्रोपेन को आप ऐसे भी बता सकते हो, लो हो गया प्रोपेन, जस्ट ये प्रोपेन हो गया, है ना। यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, ये प्रोपेन हो गया। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन। आप ऐसे भी दिखा सकते हो। आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच जो है आपको केवल सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। एक आबंध का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और कहा जा रहा है कि ये यौगिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ये थोड़े से स्टेबल होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ज्यादा उतावले नहीं होते हैं अभिक्रिया करने के लिए। ऐसा आपसे कहा जा रहा है। कौन? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद देखो, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं? हम पहले जैसे चरणबद्ध विधि अपनाएंगे। अभी भी हम लोग वही काम करेंगे, अभी भी हम लोग वही काम करेंगे। कार्बन कार्बन को जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक। तो देखो स्टेप 1 में यही काम किया गया है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जोड़ा गया है। उसके बाद स्टेप 2 में देखो क्या किया गया है, एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु, बाकी के जगहों पर हाइड्रोजन को डाल दिया गया है। अब देखा गया कि यार हमने सारे हाइड्रोजन यूज कर लिए, 4 के 4, और कार्बन भी हमने दे दिए, लेकिन अभी भी कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं हुई है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ये चीज आपने दिमाग में रख लेना आप। यहां पर इसने 3 सिंगल बॉन्ड बना रखा है, मतलब कि अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले क्या किया गया कि देखो फॉर्मूला हमारे पास है C2H4। पहला काम होता है कि कार्बन कार्बन के बीच आप सिंगल बॉन्ड डालो। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है,
तो आप 2 हाइड्रोजन यहां पर लगाएंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां पर लगाएंगे। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम 3 हाइड्रोजन यहां पर लगा देंगे। ठीक है, तो चलो हम 3 हाइड्रोजन जो है यहां पर लगाते हैं। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि हम 2 यहां पर 2 यहां पर क्यों लगाएं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक, अब कितना हाइड्रोजन बचा आपके पास? 1 हाइड्रोजन बचा, क्योंकि यहां पर तो कार्बन जो है मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना पाएगा ना, तो 1 बना रखा, 2 3 4, अभी भी आपके पास 1 हाइड्रोजन है, तो आप बोलेंगे सर इसको यहां पर लगा देंगे। लेकिन अब देखो क्या हुआ, इस कार्बन के पास जो है 2 बॉन्ड बना है, इसको तो टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब बाकी के 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? फॉर्मूला में बोल रखा है कि फॉर्मूला यही है, 4 ही हाइड्रोजन होंगे, 2 कार्बन होंगे। अब बताओ किसके साथ बनेगा? अब बताओ किसके साथ बनेगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड देंगे, यहां 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अभी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, टोटल 4 बॉन्ड बनने हैं, दोनों कार्बन 4 बॉन्ड भाई टोटल बनेगा, तो एक डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो यहां पर 2 बॉन्ड, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है, यहां पर ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो चुकी है, मतलब आपका काम हो चुका है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, इसी को सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर 2 बॉन्ड है, यहां पर 1 बॉन्ड, यहां पर 1 बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार ये संरचना जो है यहां पर बनने वाली है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, उतना यूजफुल नहीं है। ये एथीन है, कुछ छोटा है क्या? एथाइन कहते हैं, कुछ यहां पर छूट गया है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एथीन कहेंगे। जब भी नाम में आपको ऐसे एन दिख जाए, समझ जाना कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब भी नाम के अंत में, जैसे यहां पर देखो इन आपको दिखा है, ENE आपको दिख जाए, समझ जाना कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब भी आपको नाम के अंत में YNE दिख जाए, आइन दिख जाए, हिंदी में आइन, हिंदी में आइन। ठीक है, ऐसे इन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर आपको ऐसे आइन दिख जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूला है C2H2, इसे हम लोग इथाइन कहते हैं, है ना, इसे हम लोग इथाइन कहते हैं। अब जो मैंने आपको यहां पर समझाया, YNE रहे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई ट्रिपल बॉन्ड आएगा। लेकिन फिलहाल इसको भूल जाओ, सोचो कि मैंने आपको ये नहीं बताया है। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक है? कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बनिक कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या बोल रखा है? कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं। यहां पर छूट गया होगा, यहां पर होना चाहिए कि असंतृप्त कार्बन यौगिक बोलते हैं। ठीक है, असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला, इसकी संरचना आपको लिखनी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि कार्बन कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन आपने यहां लगा दिया, 1 हाइड्रोजन आपने यहां लगा दिया। अब देखो क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई? नहीं। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई? नहीं। तो अब क्या करेंगे भाई? अब तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड देंगे। ठीक है, अब देखो 3 बॉन्ड यहां पर है, 1 बॉन्ड यहां पर है, 3 बॉन्ड यहां पर है, 1 बॉन्ड यहां पर है, तो कार्बन की वैलेंसी अब पूरी होती है। ठीक, और नाम से कैसे पकड़ेंगे आप? यहां पर देखो आइन है, एथ प्लस आइन, है ना, इसको अगर हम तोड़ेंगे ऐसे तो ये एथ प्लस आइन होता है। आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे आगे आएगा। अगर मान लो कि मेथ है कहीं पर, यानी कि इसमें 1 ही कार्बन होगा। अगर मान लो कहीं पर एथ लिखा है, मतलब कि 2 कार्बन है। अगर मान लो कि नाम के स्टार्टिंग में यानी प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न जिसे बोलते हैं, अगर ऐसा है मतलब कि 3 कार्बन। अगर मान लीजिए कि ब्यूट है कहीं पर,
है ना, ये ब्यूट है, बट नहीं है, 4 कार्बन। अगर मान लो कहीं पर पेंट है तो पेंट का मतलब आप जानते ही हो 5 होता है, 5 कार्बन। अगर मान लो कि हेक्स है कहीं पर तो 6 कार्बन। अगर मान लो कि हेप्ट है कहीं पर मतलब नाम के स्टार्टिंग में, तो आप समझेंगे 7 कार्बन, इतने काफी है। ऐसी ऑक्ट होता है, वहां तक नहीं आता है। तो इस हिसाब से देखो, मान लो कि मैंने पेंटीन लिख दिया, तो आपने यहां पर पकड़ा कि भाई पेंट लिखा हुआ है, मतलब कि टोटल 5 कार्बन होंगे। आपने यहां पर देखा कि यार इन लिखा हुआ है, तो इन के लिए मैंने क्या बताया आपको, इन के लिए बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। तो आपको संरचना बनानी है 5 कार्बन की, और एक जगह आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड दे देंगे, और यूजुअली आप जो है स्टार्टिंग में ही देना है ना। तो आप क्या करेंगे, ऐसे 5 कार्बन का ऐसे चैन बना लेंगे, 1 2 3 4 5, और एक जगह आप डबल बॉन्ड दे देंगे। अब इसके हिसाब से आप जो है हाइड्रोजन बैठा सकते हो। यहां पर 2 हाइड्रोजन आएगा, है ना, यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, टोटल 4 बॉन्ड बन गया। यहां पर 2 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा, हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, और एक जगह आप ऐसे डबल बॉन्ड दे दो, तो ये हो गया लाइन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे भी आप बना सकते हो, ये पेंटीन है, ये पेंटीन है, तो 3 तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, मेनली हाँ 3 तरीके हैं, एक ऐसे डिटेल में, एक ऐसे, और एक तरीका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, ये पेंटीन है। ऐसे भी आप बना सकते हो। कहा जा रहा है आपसे कि जो संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं उनके तुलना में जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, यानी जिसके बीच में ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। याद रखेंगे आप, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, रिएक्टिविटी की अगर हम यहां पर बात करते हैं, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो जो सैचुरेटेड वाले होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी उनकी अधिक होती है सैचुरेटेड की तुलना में। तो ये आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक है श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। श्रृंखलाएं मतलब सिंपल ऐसे कार्बन का चैन मिलेगा आपको कि ना बिना किसी ब्रांच के। शाखाएं मतलब आपको ब्रांच दिख जाएगा इस प्रकार से, और वलय का मतलब आपको ऐसे रिंग दिख जाएगा, ऐसे रिंग दिख जाएगा, जिसे आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इसके लिए पिछले खंड में हमने क्रमशः 1 2 तथा 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों मीथेन, इथेन, प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं, है ना, कहा जा रहा है 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं, है ना, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से 6 के नाम तथा संरचना सारणी 4.2 में दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सब की, इनमें तो 1 2 3 ही कार्बन है। ऐसे 10 कार्बन वाले भी यौगिक हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लिस्ट में जो है आपको 6 तक का दिया हुआ है। तो देखो नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। मेथ है मतलब 1 कार्बन, एथ है अगर नाम के स्टार्टिंग में तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन, ब्यूट है तो 4 कार्बन, पेंट है तो 5 कार्बन, हेक्स है तो 6 कार्बन। यहां मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको क्या बताया, सूत्र यहां पर दे रखा है, यहां देखो मेथेन है, सबके नाम के अंत में क्या है, एन है, सबके नाम के अंत में क्या है, एन है।
N के लिए मैंने आपको क्या बताया, N के लिए बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबकी संरचना आप देखो, कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है। जैसे मान लो कि ब्यूटेन C4H10 के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि भाई ब्यूट है मतलब 4 कार्बन और N है मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या करेंगे, जो 4 कार्बन है इसको आप ऐसे सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ देंगे, बाकी के जगह पर आप हाइड्रोजन को बिठा देंगे। कैसे बिठाना है मैंने आपको समझा दिया है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर 2 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा, खत्म। ऐसे आपको लिखना है, ठीक। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये इनकी संरचना है। आगे बढ़ते हैं, किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाएं, ये कार्बन कंकाल है, तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। कार्बन ब्यूटेन के लिए अगर हम कार्बन कंकाल बनाएं तो भाई साहब एक तो ऐसे बन सकता है लीनियर, ये एक कंकाल बन गया। दूसरा कंकाल हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं। आपके मन में आ सकता है कि भाई ऐसे भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन बिठाओ, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, तो कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। यहां पर आ जाओ, अब देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर एक ही हाइड्रोजन आएगा और यहां पर फिर 3 हाइड्रोजन आएगा। तो फॉर्मूला एक ही है। ब्यूटेन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये क्या है, C4H10। इसको चेक करो तो 4 कार्बन मिलेगा, 10 हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। इसको चेक करो तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग है, इनकी संरचनाएं अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या समझा आपने कि ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला सेम हो लेकिन संरचनाएं हम अलग अलग बना सकते हैं। तो इस घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये दोनों कहे जाएंगे आइसोमेरिज, ये दोनों कहे जाएंगे आइसोमर्स। इस घटना को हम लोग, ये जो घटना है, घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं, लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये आइसोमर्स कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, समावयव कहलाएंगे। यानी कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, संरचना समावयव, संरचना समावयव, क्योंकि संरचना अलग अलग है ना, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। अगर मान लो आपके एग्जाम में केवल आइसोमर लिख करके आया है तो आप जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही समझेंगे। तो आइसोमर्स किसे बोलेंगे भाई, समान आणविक सूत्र लेकिन अलग अलग संरचनाएं हो तो उसे हम लोग जो है समावयव कहेंगे और उस घटना को हम लोग समावयवता कहेंगे। तो ब्यूटेन के 2 समावयव, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है उससे 2 अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बन सकती है। तो ऐसे लीनियर वाले को हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग आइसो ब्यूटेन कहते हैं। तो सिंपली हम लोग आई ब्यूटेन लिख करके दिखा देते हैं, सिंपली हम लोग आई ब्यूटेन लिख करके दिखा देंगे, आइसो ब्यूटेन। ये आइसो ब्यूटेन है ब्रांच वाला और ये नॉर्मल ब्यूटेन है बिना ब्रांच वाला। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं, या फिर सिंपली आप संरचनात्मक समावयव भी बोल सकते हो, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही पढ़ना है, तो मान लो केवल अगर समावयव लिख करके आ जाता है तो भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही समझेंगे, ठीक है,
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसो का मतलब एक समान होता है ना, तो एक समान क्या है, सूत्र है, लेकिन संरचनाएं अलग अलग है। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ये रिंग के फॉर्म में होता है। जब भी नाम में साइक्लो आ जाए तो समझ जाना, मैंने आपसे कहा कि अगर नाम में आपको साइक्लो दिख रहा है मतलब कि रिंग है, मतलब कि रिंग है। जैसे साइक्लोप्रोपेन मैं यहां पर लिखता हूं, साइक्लोप्रोपेन, इसको आप तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, देखो साइक्लो है प्लस प्रोप है प्लस एन है, सबका अलग अलग मतलब है। साइक्लो का मतलब क्या समझेंगे कि भाई रिंग बनेगा, प्रोप का मतलब क्या समझेंगे कि 3 कार्बन है, और एन का मतलब क्या समझेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो आप एक ऐसी संरचना बनाएंगे जो रिंग भी हो, जिसमें 3 कार्बन भी हो, और कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। तो आप कैसा बनाओगे भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ऐसे रिंग बना दोगे आप, हो गया भाई। 3 कार्बन भी है, रिंग भी बना दिया, और कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड भी है। अब देखो यहां पर आपको समझ में ये आना चाहिए कि भाई यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन। तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसी को आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हो, है ना। यहां पर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 1 कार्बन, हर जगह 2 हाइड्रोजन जो है आएंगे। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन है, तो देखो साइक्लो का मतलब रिंग, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आएगा। तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, संरचना जो है आपको पता होना चाहिए। नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। साइक्लो का मतलब रिंग होता है, रिंग फॉर्म में होगा, वलय संरचना जो है होने वाली है। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये है समावयव की संख्या। कौन सी समावयव, मैंने आपसे कहा कि केवल आपको संरचनात्मक समावयव ही पढ़नी है। तो ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन के टोटल समावयव कितने हैं, कितने आइसोमर्स हैं, तो 2 है। अभी आपने देखा एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ऐसे ही ये पेंटेन है, ये पेंटेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है। टोटल आइसोमर्स कितने, 3। एक मैं बनाकर दिखाता हूं इसका, यहां पर देखो, एक तो आप लीनियर बनाओगे, 5 कार्बन का आप ऐसे लीनियर चैन बना दो, ठीक है। एक दूसरी संरचना बना सकते हो इसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप बना सकते हो ये, एक तो आप ये बना सकते हो। अच्छा, आपके मन में ये आ सकता है कि सर ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये और ये सेम है, अलग नहीं है, चाहे आप ये बना दो चाहे ये बना दो, बात एक ही है, अलग नहीं है। ये दोनों संरचना में कोई अंतर नहीं है। एक तीसरी संरचना आप ये बना सकते हो, यही बना देता हूं। हाइड्रोजन आप डाल लोगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना कर बैठा हुआ है। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 3 चौका 12, ठीक है, हाँ सही है। अब देखो केवल चैन है, लीनियर चैन है, बिना किसी ब्रांच का, तो हम इसे बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, ठीक। इसे बोलेंगे आइसोपेंटेन, और इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। इस प्रकार पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं,
केवल आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही पढ़ने हैं तो आप केवल स्ट्रक्चरल ही माइंड में रखेंगे। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का, प्रोपेन का, अरे यार इथेन लिखना है पहले, और प्रोपेन का, तो आइसोमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, 0। प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो C3H8 होता है। ठीक है, C3H8 होता है। आप देखो ये प्रोपेन है, इससे अलग संरचना आप नहीं बना पाओगे। आप सोचोगे कि ऐसे बना देते हैं, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, ये कोई ब्रांच नहीं है, ये लीनियर है। आप एक ही बॉक्स के अंदर इन सारे कार्बन को डाल सकते हो। ब्रांच वो होते हैं जिसमें सारे कार्बन परमाणु को आप एक ही बॉक्स के अंदर नहीं डाल पाओगे। इसमें देखो सारे कार्बन परमाणु को आप एक ही बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, इसमें आप नहीं डाल पाओगे, इसमें आप नहीं डाल पाओगे। जैसे देखो आप, अगर आप ऐसे आप सोचोगे ये एक ही बॉक्स के अंदर आ गया, यहां पर देखो तो आपको एक ब्रांच जो है ऐसे दिख गया, तो इसे एक ही बॉक्स के अंदर डालना नहीं बोलते हैं। बॉक्स आपका लीनियर ही होना चाहिए। देखो ये लीनियर बॉक्स है, तो ये आपका छूट जाएगा बाहर की तरफ। ठीक, अगर आप ऐसे बनाओगे ये आपका छूट जाएगा बाहर की तरफ। ये लीनियर बॉक्स, ये ब्रांच्ड नहीं है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा कि कौन लीनियर है कौन ब्रांच्ड है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, भाई इनके आइसोमर्स नहीं होते हैं, इन सारे के होते हैं। तो यहां पर देख लो, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, 6 कार्बन वाला है, हेक्सेन हो जाएगा यहां पर, ये हेप्टेन हो जाएगा, ये ऑक्टेन हो जाएगा, ये नोनेन हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। डेकेन हो जाएगा। इतने अगर आप याद रखते हो, हेप्टेन तक ही यूजुअली पूछा जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। तो आप कम से कम इतना आप ध्यान में रखो कि किसके कितने आइसोमर्स होते हैं, तो ये बहुत है। ठीक, क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीधी श्रृंखला है, केवल कार्बन कार्बन के चैन है, स्टेट, चाहे वो ब्रांच्ड है चाहे वो चक्रीय है यानी कि साइक्लिक है, ये सब जो है संतृप्त असंतृप्त हो सकते हैं। सब जो है संतृप्त असंतृप्त हो सकते हैं। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन चक्रीय है लेकिन संतृप्त है, जैसे कि बेंजीन चक्रीय है लेकिन क्या है, ये असंतृप्त है। तो बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है C6H6 होता है। एकदम से कंठस्थ कर लो, रट लो। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 जगह आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना, ऐसे दिखा दो, या फिर आप इसको जो है ऐसे दिखा दो। एक तरीका और है दिखाने का, ये कोई भी आप दिखा सकते हो। यहां पर सारे ही कार्बन पर देखो, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठा ये है, सारे पर जो है एक एक हाइड्रोजन है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 कंठस्थ कर लो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अपने आप में असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक या फिर ऐसे कार्बन कंपाउंड, ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें केवल और केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिले, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है आपको कि हाइड्रोजन है और कार्बन है,
देखो यहाँ पर ये सारे जो यौगिक हैं केवल इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। साइक्लोहेक्सेन आपने देखा केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। आपने बेंजीन देखा केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वैसे हाइड्रोकार्बन यहां देख लो, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार है एल्केन, दूसरा प्रकार है एल्कीन और तीसरा प्रकार है एल्काइन। ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ये कैसे हुआ? कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे हो सकते हैं, पहले तो हाइड्रोकार्बन का मतलब आपको ध्यान में रखना है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाला कार्बनिक यौगिक। अब मान लो हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग एल्केन बोल देंगे। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे हम लोग एल्कीन बोल देंगे। और मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आप एल्काइन बोलेंगे। यानी ये पूरा क्या है, एक ग्रुप का नाम है, फैमिली का नाम है। ये एल्केन एक फैमिली है जिसके कई सारे सदस्य हो सकते हैं। ये एल्कीन एक फैमिली है या फिर एक पूरे ग्रुप का नाम है जिसमें कई सारे सदस्य हो सकते हैं। एल्काइन भी एक फैमिली है जिसमें कई सारे सदस्य हो सकते हैं। एल्केन कोई एक यौगिक नहीं है, ये एक ग्रुप का नाम है, एक फैमिली का नाम है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर एन रहे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर नाम के अंत में इन रहे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर आइन रहे YNE तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और ये एल्क है, एल्क AL के एल्क के स्थान पर ही क्या आएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट ये सब आएगा, है ना। जैसे मेथ तो मेथेन हो जाएगा, प्रोप तो प्रोपेन हो जाएगा, पेंट तो पेंटेन हो जाएगा, समझे आप। तो इसी के स्थान पर जो है मेथ आता है, एथ आता है, प्रोप आता है। इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हो। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, है ना। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि कार्बन, देखो मेनली ये होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब वो संख्या में एक ही जगह पर हो या फिर एक से अधिक जगह पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहलाएगा एल्कीन ही। ऐसे ही कार्बन जो है, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन जो है एल्काइन है, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर हो सकता है एक से अधिक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कहलाएगा एल्काइन। इसी के साथ ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है, पार्ट 2 यहां पर कंप्लीट होता है। देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें जानने को बहुत कुछ है और इसमें कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैं आराम आराम से एक एक चीज जो है तोड़ तोड़ करके आपको समझाता जा रहा हूं, ताकि आप इस चैप्टर में जो है कंफ्यूज ना करें और एक एक चीज आपको समझ में आए कि कैसे हाइड्रोजन को बैठाना है, कैसे संरचना लिखना है, आसानी से आप लिख सकते हो। ये सब जो है आपको एक एक चीज अच्छे से जब समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको मजा आएगा कि हाँ इस चैप्टर में जो है बहुत कुछ अब आपको समझ में आ रहा है या आया है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे और जो होमोलॉगस सीरीज है उसको कवर करेंगे। ठीक, तो पार्ट 3 में हम लोग अब मिलते हैं। थैंक यू सो मच।